हेलो क्लास 12th बच्चों, मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को आज समाजशास्त्र में हमने अपना नया लेसन प्रारंभ किया था, संरचनात्मक परिवर्तन। तो संरचनात्मक परिवर्तन में आप लोगों को कल उपनिवेश काल में हुए संरचनात्मक परिवर्तन तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद का प्रभाव, इसके बारे में बताया था। और आज अब उसी में आगे हम लोग देखेंगे नगरीकरण और औद्योगीकरण के संरचनात्मक परिवर्तनों में नगरीकरण और औद्योगीकरण का में क्या परिवर्तन हुए। तो औपनिवेशिक अनुभव इसमें जो है नगरीकरण तथा औद्योगीकरण में एक निश्चित संबंध होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, लेकिन इसमें फिर भी कुछ अपवाद जो हैं वह पाए जाते हैं। तो औद्योगीकरण जो है मानवीय संसाधनों के स्थान पर यांत्रिक उत्पादन को अपनाना है। औद्योगीकरण की स्थिति में यांत्रिक उत्पादन होता है जो वाष्प या विद्युत शक्ति में परिसंचालित होता है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने से समाज के अधिकांश व्यक्ति कृषि कार्यों से ही जुड़े रहे, क्योंकि मानवीय संसाधनों द्वारा कृषि कार्य करने के लिए बहुत अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। तो इस अवस्था में बहुत कम संख्या में ही लोग कृषि के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यवसाय अपना पाते थे। लेकिन औद्योगीकरण की प्रक्रिया के परिणाम से जो उद्योग विकसित हुए वह समाजों में अधिक से अधिक सदस्य जो हैं वह कृषि को ही अपना व्यवसाय बना लिए। कारखानों, कार्यालयों एवं दुकानों पर जो कार्य करते थे वह औद्योगिक समाज में काफ़ी संख्या में लोग कृषि व्यवस्था से संबद्ध हुए। तो इसका कारण यह कि पश्चिमी देश में 90% से भी अधिक जनसंख्या वाले कस्बे तथा नगरों में जो रोजगार के अधिकांश अवसर उपलब्ध होते थे वह नगरीकरण तथा औद्योगीकरण के आपसी संबंध का ही कारण थे। ब्रिटेन में सबसे पहले
औद्योगिकरण हुआ। तो जब ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ तो उसके परिणाम वहाँ के ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में देखने को मिले। भारत जो है वह औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के संबंध का प्रारूप ब्रिटिश प्रारूप से अलग रहा। भारत के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिकरण में कमी हुई। औद्योगिकरण की प्रक्रिया के साथ ही हमारे देश के कुछ पुराने परंपरागत नगरीय केंद्रों का पतन हो गया। तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण के परिणाम उत्पादन व निर्माण में इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन भारत में इनके विपरीत उत्पादन एवं निर्माण की दर कम होती गई। हमारे देश में रेशम तथा कपास का उत्पादन तथा निर्यात बहुत अधिक होता था, परंतु मैनचेस्टर प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप इसमें काफ़ी गिरावट आनी शुरू हो गई। इसी क्रम से भारत के प्राचीन नगर जहाँ पे उत्पादन कार्य अधिक होता था, सूरत, मछलीपट्टनम, इनका महत्व क्या होने लगा? कम होने लगा। और इसके विपरीत उपनिवेशवादी शासन में विकसित हुए, उसमें बम्बई, मद्रास, इन नगरों का महत्व क्या है? बढ़ने लगा। भारत में ब्रिटेन औपनिवेशिक शासन क्या हो गया? प्रबल हो गया। और जैसे ये प्रबल हुआ तो तंजौर, ढाका और मुशीराबाद राज्य का क्या हो गया? पतन होने लगा। तो इन राज्यों के संरक्षण में रहने वाले कारीगरों, कलाकारों तथा कुलीन वर्ग का भी पतन प्रारंभ हो गया। और इस पतन के कारण आगे चलकर 19वीं सदी के अंतिम चरण में देश में कुछ आधुनिक नए नगरों का विकास होने लगा, और जिसमें विकास होने से वहाँ यांत्रिक उद्योगों की स्थापना, नव विकसित नगरों में बसने वाले लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ने लगी। जब तेजी से जनसंख्या बढ़ने लगी तो ब्रिटेन तथा भारत में औद्योगिकरण के प्रभाव अन्य रूप में परस्पर क्या हो गए? विरोधी हो गए। ब्रिटेन में औद्योगिकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के लोग नगरीय क्षेत्रों में आ गए, और हमारे देश में ब्रिटेन औद्योगिकरण के प्रारंभिक चरण में अधिकांश लोगों को
अपने पारस्परिक व्यवसायों को छोड़कर कृषि कार्य में संलग्न होना पड़ा। और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ नगरों का महत्व बढ़ गया। वो नगर जो थे, जो समुद्र तटीय नगर थे, जैसे बम्बई है, कलकत्ता है, मद्रास है, तो ऐसे ही जो नगर थे समुद्र तट के, तो इन नगरों के अतिरिक्त महत्व का कारण इनका महत्व क्यों बढ़ा? जो समुद्र तटीय किनारे नगर थे हमारे, क्योंकि यहाँ निर्यात की सुविधा तथा आयात पर कम लागत आती थी। बम्बई से कच्चे कपास, कलकत्ता से जूट, पटसन तथा मद्रास से कहवा, चीनी, नील तथा कपास का इंग्लैंड को निर्यात होने लगा। तो ये तो हमारा था नगरीकरण, औद्योगिक और नगरीकरण। अब हमारा अगला टॉपिक, अभी से पहले औद्योगिक और नगरीकरण था, इसके बारे में आपको बताया। अब है केवल औद्योगीकरण। अब केवल औद्योगीकरण के बारे में जानेंगे। तो औद्योगीकरण जो है, इसकी वजह से भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में औद्योगीकरण का प्रमुख स्थान है। औद्योगीकरण जो है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसके दूरगामी सामाजिक आर्थिक परिणाम होते हैं। और समाजशास्त्र में औद्योगीकरण का अध्ययन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन जो है वह औद्योगीकरण के कारण ही हुआ है। तो औद्योगीकरण जो है, इसके लिए कहा जाएगा कि औद्योगीकरण आर्थिक क्षेत्र के उस स्थिति का नाम है जिसमें छोटे छोटे धंधों के स्थान पर बड़े बड़े उद्योग धंधे कल कारखानों के द्वारा विकसित होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि औद्योगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का उत्पादन अधिक से अधिक हाथों की अपेक्षा मशीनों द्वारा किया जाता है। भारतवर्ष में काफ़ी प्रगति हो रही है औद्योगीकरण से। इसका मुख्य कारण क्या है? विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की यह देन है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अनेक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे उद्योग धंधों के विकास तथा इसके परिणाम होने वाले परिवर्तन को औद्योगीकरण का नाम दे दिया गया। क्योंकि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? औद्योगीकरण। तो कुछ विद्वानों ने औद्योगीकरण को अपने शब्दों में परिभाषित भी किया है।
तो पहली परिभाषा हम ले लें फेयर चाइल्ड के अनुसार कि फेयर चाइल्ड ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है औद्योगीकरण व्यावहारिक विज्ञान के प्रयोग द्वारा प्रौद्योगिकी विकास की एक प्रक्रिया है। और फेयर चाइल्ड ने कहा कि औद्योगिकरण व्यावहारिक विज्ञान के प्रयोग द्वारा प्रौद्योगिकी विकास की एक प्रक्रिया है। अब दूसरे विद्वान हैं हमारे मूर जो हैं, इन्होंने कहा है औद्योगिकरण का तात्पर्य आर्थिक उत्पादन हेतु शक्ति के निर्जीव स्रोतों के विस्तृत प्रयोग से है। क्योंकि जो मशीनें होती हैं ये निर्जीव होती हैं, इनको या तो विद्युत से इनको चलाया जाता है। तो इसीलिए मूर ने कहा है कि औद्योगिकरण का तात्पर्य आर्थिक उत्पादन हेतु शक्ति के निर्जीव स्रोतों के विस्तृत प्रयोग से है। फिर उसके बाद हमारे हैं क्लार्क केर तथा अन्य सहयोगी। क्लार्क केर तथा अन्य सहयोगी, इन्होंने क्या कहा है औद्योगिकरण का अभिप्राय। औद्योगिकरण का अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिससे पहले कृषक अथवा व्यापारी समाज एक औद्योगिक समाज की दिशा में परिवर्तित होने लगता है। क्या कहा है इन्होंने क्लार्क केर तथा उनके अन्य सहयोगी जो हैं कि औद्योगिकरण का अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिससे पहले कृषक अथवा व्यापारी समाज एक औद्योगिक समाज की दिशा में परिवर्तित होने लगता है। अगली परिभाषा देखिए पी कॉन्ग चोंग, इन्होंने कहा है औद्योगिकरण से अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत उत्पादन के कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। इनमें वे आधारभूत परिवर्तन सम्मिलित किए जाते हैं जिनका संबंध किसी औद्योगिक उपक्रम के यंत्रीकरण, नवीन उद्योगों का निर्माण, नए बाजारों की स्थापना तथा किसी नवीन क्षेत्र का अन्वेषण से है और वह एक प्रकार से पूंजी को गहन तथा व्यापक बनाने की विधि है। अब आपको परिभाषाओं से स्पष्ट हो गया होगा कि औद्योगिकरण का संबंध केवल आर्थिक उत्पादन से ही नहीं है
अपितु समाज की अन्य व्यवस्थाओं। तो उस अन्य व्यवस्थाओं में हम देखेंगे यंत्रीकरण, संचार एवं आवागमन, इन सेवाओं के विस्तार से भी होता है। इन सब में सामाजिक संबंध क्या हुए हैं? प्रभावित हुए हैं। औद्योगीकरण अर्थात औद्योगीकरण से केवल उत्पादन में ही वृद्धि नहीं होती, आर्थिक संगठन, जनसंख्यात्मक तथा सामाजिक संरचनाएं भी इससे प्रभावित होती हैं। फिर है अगला हमारा औद्योगीकरण की प्रमुख विशेषताएं। औद्योगीकरण की प्रमुख विशेषताएं। तो औद्योगीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? अब इनके बारे में देखेंगे। औद्योगीकरण की प्रमुख विषय, तो इसमें पहला है वैज्ञानिक आविष्कारों में वृद्धि। पहला, वैज्ञानिक आविष्कारों में वृद्धि। औद्योगीकरण उस विशाल पैमाने पर कल कारखानों का विकास करना है। औद्योगीकरण का मुख्य अर्थ जो है विशाल पैमानों पर कल कारखानों का विकास करना है। तो विकास करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक आविष्कारों का जन्म होता है। तो इस प्रकार औद्योगीकरण की प्रक्रिया वैज्ञानिक आविष्कारों का परिणाम होने के साथ साथ इनकी जननी भी है, क्योंकि इन आविष्कारों के बिना हम औद्योगीकरण की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा ही औद्योगीकरण का विकास हुआ है। फिर दूसरा है प्रौद्योगिकी का विकास। प्रौद्योगिकी का विकास, तो प्रौद्योगिकी के विकास में उद्योग धंधों का विकास, उद्योग धंधों का विकास करने के लिए मशीनें व कल पुर्जों का निर्माण करना होता है, और इन मशीनों व कल पुर्जों को ठीक ठाक स्थानों पर रखना, उनके संगठन से मशीनों को चलाना और उनकी मरम्मत करना, ये कार्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही आते हैं। तब उद्योग धंधों के विकास की प्रक्रिया में इस प्रौद्योगिकी का महत्व है, क्योंकि औद्योगीकरण का विकास मशीनों के द्वारा ही संभव है। व्यक्ति इतनी जल्दी काम नहीं करता जितनी जल्दी बिना परिश्रम के मशीनों द्वारा किया जाता है। देखा जाएगा कि यदि 10 मजदूर किसी काम को 4 घंटे में पूर्ण करते हैं,
तो उसी कार्य को मशीन जो है वह आधे घंटे में ही पूरा कर देगी। तो पहला था वैज्ञानिक आविष्कारों में वृद्धि, दूसरा था प्रौद्योगिकी का विकास। अब तीसरा है इसका अल्पकाल में उत्पादन वृद्धि। अल्पकाल में उत्पादन वृद्धि। तो इस प्रौद्योगिकी विकास का औद्योगिकरण में तो महत्वपूर्ण स्थान है। तो औद्योगिकरण का विकास मशीनों से ही क्या है, संभव है। इस विकास में प्रौद्योगिकी का महत्व क्यों है? क्योंकि प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित एवं विकसित मशीनों का प्रयोग करके अल्पकाल में ही अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के कलपुर्जे बनाने वाली मशीन एक ही दिन में हजारों पुर्जों को बना सकती है, किंतु व्यक्ति के बनाने में कई महीने लग जाएंगे। और मशीन द्वारा भांति भांति के कपड़े बड़ी सरलता एवं शीघ्रता से तैयार किए जाते हैं। तो आधुनिक युग में देखा जाएगा कि आधुनिक युग में दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे दिया सलाई, सुइयाँ, सोने की मशीन, कपड़े, ब्लेड, साबुन, पाउडर, वनस्पति घी, ये सब मशीनों के द्वारा ही शीघ्र तैयार किए जाते हैं ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग की पूर्ति हो सके। यदि मशीनों के द्वारा औद्योगिकरण की प्रगति न हो तो जनता की मांग पूरी नहीं हो पाएगी। और जब जनता की मांग पूरी नहीं होगी तो इस प्रकार औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता जनता की मांगों की पूर्ति के लिए अल्पकाल में अधिक उत्पादन करना, अर्थात उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि करना। तो ये तो तीसरा था, अल्पकाल में उत्पादन वृद्धि। अब चौथा है विशेषीकरण एवं श्रम विभाजन। विशेषीकरण एवं श्रम विभाजन। तो औद्योगिकरण में उत्पादन की वृद्धि पर बल दिया जाता है, किंतु वृद्धि कार्य तभी संभव है जबकि समाज के विभिन्न वर्गों में कार्यों का सुनियोजित ढंग से विभाजन हो। अतएव औद्योगिक समाज में कार्यों के आधार पर वर्गों का निर्माण होता है। मशीनों की पूर्ण जानकारी रखने वाला वर्ग क्या कहलाता है? इंजीनियर वर्ग होता है।
जिसको उस मशीन का पूरा ज्ञान होता है। और इसके अतिरिक्त मशीनों के अलग अलग पुर्जे बनाने वाले अलग अलग कारीगर होते हैं। पुर्जों को यथास्थान रखकर मशीनों को तैयार करने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं। और दीर्घ काल तक एक सा ही कार्य करते रहने पर व्यक्ति को अपने कार्य का पूर्ण अनुभव हो जाता है और वह कालांतर तक उस कार्य का विशेषज्ञ माना जाता है। तो ये रहा औद्योगीकरण की प्रक्रिया में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण की प्रक्रिया। तो औद्योगीकरण समाज में डॉक्टरों, इंजीनियरों, मिस्त्रियों, ओवरसियरों तथा श्रमिक के वर्ग इसमें पाए जाते हैं और उनमें कार्यों का विभाजन भी पाया जाता है। यदि सभी वर्ग अपना कार्य ठीक रूप से करें तो उत्पादन वृद्धि होना स्वाभाविक है। अब 5वां पॉइंट है इसका, जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि। जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि औद्योगीकरण के कारण जनसंख्या के घनत्व में भी वृद्धि होती है। जिन स्थानों पर उद्योग धंधों के विकास के कारण कारखाने स्थापित हो जाते हैं, उन स्थानों पर दूसरे स्थान से व्यक्ति आकर आजीविका की खोज में बस जाते हैं। तो औद्योगिक केंद्रों पर क्या होगा, जनसंख्या का घनत्व गांव की जनसंख्या द्वारा नगरों की ओर आकर्षित हो जाने के कारण बढ़ जाता है। तो इस प्रकार एक स्थान पर जनसंख्या कम और दूसरे स्थान पर जनसंख्या अधिक होने का कारण क्या है, औद्योगीकरण। जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि का भी मुख्य कारण औद्योगीकरण ही है। फिर है नगरों की संख्या में वृद्धि। नगरों की संख्या में वृद्धि जिन स्थानों पर औद्योगिक केंद्र स्थापित होने, जिन स्थानों पर औद्योगिक केंद्र स्थापित होंगे वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा। मशीनों के निर्माण का कार्य करने वाले कारखाने लगाए जाएंगे, पक्के मकान बनाए जाएंगे। जनसंख्या में वृद्धि हो जाने के कारण जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं की बिक्री के लिए क्या होगा, बाज़ारों की व्यवस्था होगी।
तो यह देखा जाएगा कि इस प्रकार औद्योगीकरण की प्रक्रिया जो है नगरीकरण की प्रक्रिया निहित होती है। ये भी कहा जा सकता है कि नगरों या शहरों का विकास या नगरीकरण औद्योगीकरण की प्रमुख विशेषता है। तो ये देखा जाएगा वास्तव में कि नगरीकरण तथा औद्योगीकरण दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। नगरीकरण और औद्योगीकरण एक दूसरे के पूरक हैं। फिर अगला है 7वां पॉइंट, यातायात के साधनों में वृद्धि। यातायात के साधनों में वृद्धि तो औद्योगीकरण की प्रमुख विशेषता है यह, यातायात के साधन में वृद्धि। जिन स्थानों पर औद्योगिक केंद्र स्थापित होंगे तो वहाँ तक पहुँचने के लिए या सामान पहुँचाने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाएगा। तो तीव्र गति के वाहनों की व्यवस्था भी की जाएगी। तो आधुनिक युग में मोटरों, रेलवे, जलयानों, वायुयानों का विकास औद्योगीकरण का ही परिणाम है। बिना यातायात के साधनों में वृद्धि के औद्योगीकरण की कल्पना नहीं की जा सकती। फिर 8वां पॉइंट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो इसके द्वारा क्या है, औद्योगिक वृद्धि के कारण औद्योगीकरण जो है इसकी वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय के साधन के रूप में क्या है, ये कार्य करता है। क्योंकि औद्योगीकरण से उत्पादन में वृद्धि होती है तो अनेक वस्तुओं का बाहरी देशों को निर्यात भी किया जाने लगता है, जिससे उत्पादन से ही राष्ट्र की आय व्यवस्था में भी वृद्धि होती है। फिर 9वां पॉइंट है हमारा नवीन सामाजिक संगठनों का जन्म। नवीन सामाजिक संगठनों का जन्म तो औद्योगीकरण के कारण नवीन सामाजिक संगठनों का जन्म हुआ। औद्योगीकरण से पूर्व समाज में संगठन जाति या धर्म के नाम से बनते थे, लेकिन औद्योगीकरण की यह मुख्य विशेषता है कि इसमें सामाजिक संगठनों का निर्माण पेशे के आधार पर होता है। एक पेशे के व्यक्ति एक साथ अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं और ये सामाजिक संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों की सुविधा में भी वृद्धि होती है। फिर 10वां हमारा है नवीन सामाजिक मूल्यों का जन्म।
नवीन सामाजिक मूल्यों का जन्म। यह भी औद्योगीकरण की विशेषता ही है, क्योंकि औद्योगीकरण की स्थिति में समाज के प्राचीन मूल्यों में परिवर्तन आ जाता है और ये प्राचीन मूल्य अपनी मान्यता को खो देते हैं। तो औद्योगिक समाज में कर्तव्यपरायणता, नियमितता, कानून का पालन, इन सब बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो ये थे हमारे 10 पॉइंट औद्योगीकरण की प्रमुख विशेषताओं में। अब अंत में ये हम कहेंगे कि औद्योगीकरण औद्योगिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जिसमें अमानवीय का मतलब निर्जीव स्रोतों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है तथा जिसमें दूरगामी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होते हैं और यह अन्य प्रक्रिया की तुलना में एक विस्तृत प्रक्रिया है, जिससे समाज के लगभग सभी पहलू प्रभावित होते हैं। औद्योगीकरण की प्रक्रिया की कुछ बातें, जैसे वैज्ञानिक आविष्कारों तथा प्रौद्योगिकी का विकास भी इससे होता है। समाज में विशेषीकरण तथा श्रम विभाजन की व्यवस्था लागू होती है। क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है। नगरों एवं यातायात के साधनों में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ नए सामाजिक संगठन एवं सामाजिक मूल्य के अस्तित्व आते हैं। तो ये हमने पढ़ा बच्चों औद्योगीकरण की प्रमुख विशेषताएं। ये 10 विशेषताएं थी, इनको फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं। पहला था वैज्ञानिक आविष्कारों में वृद्धि। दूसरा था प्रौद्योगिकी का विकास। तीसरा था अल्पकाल में उत्पादन वृद्धि। चौथा था विशेषीकरण एवं श्रम विभाजन। पांचवा था जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि। छठवां था नगरों की संख्या में वृद्धि। सातवां था यातायात के साधनों में वृद्धि। आठवां था राष्ट्रीय आय में वृद्धि। और नौवां था नवीन सामाजिक संगठनों का जन्म। और 10वां था नवीन सामाजिक मूल्यों का जन्म। तो ये हमने देखा बच्चों कि औद्योगीकरण जो है इसमें इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थीं। अब इसी का अगला टॉपिक है हमारा
स्वतंत्र भारत में औद्योगीकरण। तो स्वतंत्र भारत में औद्योगीकरण जो है यह एक ऐतिहासिक सत्य इसको कहेंगे कि हमारे देश में होने वाले औद्योगीकरण तथा नगरीकरण में औपनिवेशिक शासन का योगदान रहा। तो स्वतंत्रता के बाद देश के शासक उपनिवेशवाद के माध्यम से क्या हो गए, प्रभावित हुए और विकास को बनाए रखना चाहते थे। तो देश के राष्ट्रवादियों का मानना यह हुआ कि औपनिवेशिक काल में देश का आर्थिक शोषण हुआ था। तो यह धारणा उनके मन में थी कि इस औपनिवेशिक काल से पहले भारत में समृद्धि तथा संपन्नता थी, परंतु औपनिवेशिक शासन के उत्पादन देश में गरीबी तथा अभाव की स्थिति तक पहुंच गए। तो इसी से देश में स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा और देश की अर्थव्यवस्था के प्रति एक प्रबल निष्ठा जो है वह सामने आई। तो आधुनिक सोच का यह परिणाम जब सामने आया कि देश की गरीबी का उन्मूलन संभव है, देश के राष्ट्रवादियों ने यह जान लिया कि तेज तथा व्यापक औद्योगीकरण को अपनाकर देश की आर्थिक स्थिति में समुचित सुधार किया जा सकता है या समुचित सुधार संभव है। तो इस स्थिति में देश के विकास तथा सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। तो इसी सोच के ही परिणाम स्वरूप देश में भारी मशीनीकृत उद्योगों को विकसित किया गया और इस दिशा में पब्लिक सेक्टर के विस्तार तथा विशाल को ऑप्टिक सेक्टर का महत्व दिया गया। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने तथा एक दिशा प्रदान करने में देश के नेता तथा प्रथम प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका योगदान बहुत अधिक रहा। नेहरू के विचार से देश में औद्योगीकरण को व्यापकता प्रदान करने के लिए सबसे मूल आवश्यकता क्या थी? लौह इस्पात उत्पादन उद्योग तथा बड़े बांधों एवं विद्युत शक्ति का उत्पादन, ये हुआ उनके समय में। तो यही सोच
यही सोच नेहरू ने भाखड़ा नावल बांध के संदर्भ में भी कहा। उन्होंने कहा कि हमारे अभियंता मतलब इंजीनियर, हमारे इंजीनियर या अभियंता यह बताते हैं कि संभवतः इसके जैसा विशाल ऊंचा बांध दुनिया में और कहीं नहीं है। इसके कार्य में कठिनाई और जटिलताएं दिखाई देंगी, लेकिन जब मैं इसके आसपास घूम रहा था मेरे मन में यह विचार आया कि इन दिनों लोग बड़े मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में मानवीय कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो इस विशाल भाखड़ा नागल से बेहतर और बड़ा कौन सा स्थान होगा जहां हजारों लाखों लोगों ने एक साथ काम किया। लोगों ने यहाँ अपना खून पसीना बहाया और यहाँ तक कि प्राण भी त्याग दिए। इससे अच्छी और कौन सी जगह होगी। तो स्वतंत्र भारत निरंतर औद्योगिकरण को बढ़ावा देता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप देश में प्रगति के अनेक लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए। तो औद्योगिकरण के व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रभाव सामने स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसमें जो है आज़ादी के बाद कई सालों में भारत में अनेक औद्योगिक शहरों का भी विकास हुआ। जैसे इसके कुछ परिणाम देखें, बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर जैसे शहरों के बारे में जो है निर्माण हुआ। और इस यहाँ क्या था कि यहाँ उर्वरक उत्पादन यंत्र और तेल के कुओं के क्षेत्र के जो हैं आसपास शहरों के बारे में भी पता चला। अगर ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ जिसके बारे में ये पता न चला हो। जैसे आज़ादी के बाद सालों में भारत में अनेक औद्योगिक शहरों का उद्भव एवं विकास हुआ। तो इसमें आपको भी बताएं कि यही बोकारो इन सब का हुआ था विकास। तो इनके विकास से क्या हुआ था कि बड़े उद्योगों का भी विकास हुआ और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के परिणाम जो हैं वह दिखाई देने लगे। तो ये था हमारा भारत में औद्योगिकरण का प्रभाव। तो भारत में औद्योगिकरण के प्रभाव से कई चीज़ें आपको बता दें। जैसे जूट की सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण थे हावड़ा, कोलकाता इन सब नगर में विकसित हुए। कपड़े से संबंधित मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, शोलापुर, कोयम्बटूर, नागपुर, कानपुर इन सब नगरों का विकास हुआ।
सीमेंट उद्योग पर आधारित हो गया था। फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, नैनी, हावड़ा, इन सब में हुआ था। समुद्र के किनारे जो स्थित थे उन पर भी विशाल नगरों का विकास हो गया, क्योंकि वहाँ प्राचीन काल से ही विदेशियों के साथ व्यापार होता था। जैसे कोचीन, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई, ये ऐसे नगर हैं जो अपने बंदरगाह के कारण ही औद्योगिक नगरों में विकसित हुए हैं। तो ये आज इतना बहुत है बच्चों। अब कल हम पढ़ेंगे औद्योगीकरण का समाज पर प्रभाव। तो आज हमने इसकी औद्योगीकरण की, नगरीय और औद्योगीकरण को पढ़ा, इसकी विशेषताएं हमने पढ़ी, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं थीं, और उसके बाद स्वतंत्र भारत में औद्योगीकरण का कैसे विकास हुआ। और अब कल हम लोग पढ़ेंगे औद्योगीकरण का समाज पर प्रभाव। औद्योगीकरण का समाज पर प्रभाव। आज इतना ही। धन्यवाद।